कभी सोचा है कुछ फाउंडर्स इतने कामयाब क्यों होते हैं जबकि बाकी नहीं? आज हम इसी सफलता की साइकोलॉजी को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। एक फाउंडर की पूरी जर्नी के अलग अलग स्टेजेस को देखेंगे और समझेंगे कि वो कौन से मेंटल मॉडल्स हैं और वो कौन सी साइकोलॉजिकल हर्डल्स हैं जो इस रास्ते में आती हैं। तो चलिए इस पूरे सफर की शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से करते हैं। क्या हो अगर करियर का सबसे बड़ा ताला किसी नई स्ट्रैटेजी या कोर्स से नहीं बल्कि सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से खुल जाए? बस यही वो आइडिया है जिसे हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पड़ाव की। वो कौन सी बेसिक क्वालिटीज हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को बाकियों से अलग बनाती हैं? क्या सच में कोई फाउंडर्स डीएनए जैसी चीज होती है? देखिए, हम जो भी बात करेंगे वो हवा में नहीं होगी। इसका बेस है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का ये रिसर्च पेपर, जो एंटरप्रेन्योर्स की पर्सनालिटी ट्रेट्स पर बहुत डीप डाइव करता है। ये हमें एक सॉलिड साइंटिफिक फाउंडेशन देता है ये समझने के लिए कि एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग आखिर काम कैसे करता है। तो ढेर सारी स्टडीज का एनालिसिस क्या कहता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एंटरप्रेन्योर्स का एक अलग ही साइकोलॉजिकल प्रोफाइल होता है। मैनेजर्स के मुकाबले वो नए एक्सपीरियंसेस के लिए ज्यादा ओपन होते हैं और अपने काम को लेकर ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। वहीं वो दूसरों से कम अग्री करते हैं और इमोशनली ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब वो स्ट्रेस और टेंशन को बेहतर हैंडल कर पाते हैं। लेकिन सिर्फ सही पर्सनालिटी का होना ही काफी नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप की राह में एक बहुत बड़ी चुनौती आती है जिससे निपटने के लिए एक खास माइंडसेट चाहिए, और वो है फेलियर। कामयाब एंटरप्रेन्योर्स का फेलियर के साथ एक बिल्कुल अलग ही रिश्ता होता है। वो इसे जर्नी का एंड नहीं बल्कि सीखने का, डेटा कलेक्ट करने का एक मौका मानते हैं। ये जो कहावत है ये इस बात को परफेक्टली समझाती है कि फेलियर तो सक्सेस के रास्ते का एक जरूरी हिस्सा है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये एक फैक्ट है। 90% करोड़पतियों ने कामयाब होने से पहले कम से कम एक बड़ा बिजनेस फेलियर झेला है। इससे पता चलता है कि फेलियर को एक्सेप्ट करना और उससे सीखना भाई कितना जरूरी है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी और फेलियर से डील करने के लिए कौन से टूल्स चाहिए? वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर का एक आइडिया था मेंटल मॉडल्स का। बेसिकली सोचने के कुछ टूल्स, एक तरह का मेंटल टूल किट जो दुनिया को बेटर ढंग से समझने में हमारी मदद करे। पहला टूल है इन्वर्जन थिंकिंग। मंगर का एक फेमस कोट है, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मैं मरूंगा कहाँ ताकि मैं वहां कभी ना जाऊं। सिंपल आइडिया है, ये मत सोचो कि सक्सेसफुल कैसे होना है, पहले ये सोचो कि फेल कैसे हो सकते हैं ताकि उन गलतियों से बचा जा सके। इसे प्रैक्टिस में लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कोई भी प्लान फाइनल करने से पहले एक प्री मॉर्टम करिए। मतलब पहले ये मान लीजिए कि प्लान फेल हो चुका है। अब अपनी टीम से पूछिए कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो क्यों होगा। इससे आपको सारी वीक पॉइंट्स पहले ही पता चल जाएंगी। अब आते हैं दूसरे मॉडल पर, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस या क्षमता का दायरा। इसका सीधा सा मतलब है अपनी लिमिट्स को जानना। ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के बारे में है। ये मानना कि क्या चीज़ आपको सच में आती है और किस चीज़ के बारे में आपको सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी है। ये एक बहुत पावरफुल सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अपनी लाइफ या काम में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस की जगह ले रहा है। अपने नॉलेज की लिमिट्स को जानना बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करता है। हमारा तीसरा मॉडल है इंसेंटिव्स की पावर। मंगर का ये फेमस कोट सब कुछ कह देता है, शो मी द इंसेंटिव एंड आई विल शो यू द आउटकम। इंसेंटिव्स ही ह्यूमन बिहेवियर को चलाते हैं। अगर आपको समझना है कि कोई आउटकम क्यों आ रहा है तो ये देखिए कि लोगों को रिवॉर्ड किस चीज़ के लिए किया जा रहा है। इस मॉडल को अप्लाई करने का ये एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। रेगुलरली अपनी टीम या ऑर्गेनाइजेशन के इंसेंटिव सिस्टम का ऑडिट करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रिवॉर्ड सिस्टम अनजाने में ही गलत बिहेवियर को बढ़ावा दे रहा हो। चौथा मॉडल हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। मतलब जो नक्शा है वो असल इलाका नहीं होता। फोरकास्ट्स, रिपोर्ट्स, स्प्रेडशीट्स, ये सब दुनिया के सिंप्लीफाइड वर्जन्स हैं। इन मॉडलों को ही असलियत समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो इस नक्शे से आगे बढ़कर इलाके को कैसे समझें? सिंपल, जमीनी हकीकत को जानिए। उन लोगों से बात करिए जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। इससे वो कॉन्टेक्स्ट मिलेगा जो कोई भी डैशबोर्ड नहीं दे सकता। और हमारा आखिरी मेंटल मॉडल है अवेलेबिलिटी बायस। हमारा दिमाग उन इन्फॉर्मेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है जो ताज़ा हो या इमोशनली ज्यादा इम्पैक्टफुल हो।
फॉर एग्जाम्पल, किसी प्लेन क्रैश की खबर देखने के बाद हम फ्लाइंग के रिस्क को बड़ा चढ़ाकर देखते हैं, भले ही डेटा कुछ और कहता हो। इस बायस से लड़ने के लिए बस एक पल रुककर खुद से सवाल करना है, जो डिसीजन आप ले रहे हैं, क्या वो सॉलिड एविडेंस पर बेस्ड है या फिर पिछली क्वार्टर की किसी बुरी मीटिंग या सोशल मीडिया पर देखी किसी पोस्ट से इन्फ्लुएंस हो रहा है। चलिए अब इस जर्नी के आखिरी स्टेज पर चलते हैं। जब कोई फाउंडर कामयाबी की चोटी पर पहुंच जाता है, तब क्या होता है? यहीं पर एक पैराडॉक्स है। बड़ी सफलता के बाद अक्सर कुछ अनएक्सपेक्टेड और मुश्किल साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इस कंडीशन को एक नाम दिया गया है, सडन वेल्थ सिंड्रोम या SWS, और ये टर्म दिया था वेल्थ साइकोलॉजिस्ट स्टीवन गोल्डबार्ट ने। ये तब होता है जब अचानक मिली दौलत एक आइडेंटिटी क्राइसिस और दूसरे मेंटल स्ट्रेस को जन्म देती है। इसके सिम्टम्स बहुत रियल और पेनफुल हो सकते हैं। लोग अपने पुराने दोस्तों और परिवार से कट जाते हैं, जैसे कि वो अब एक अलग ही दुनिया में हैं। उन्हें लगातार अपनी दौलत खोने का डर सताता है, या उन्हें लगता है कि वो इसके लायक नहीं है। इससे एक गहरा आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो सकता है। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए कितना गहरा है। लोग उम्मीद करते हैं कि पैसा आएगा तो फ्रीडम और हैप्पीनेस आएगी, पर असलियत में आ जाता है डर और गिल्ट। लोग सोचते हैं रिश्ते मजबूत होंगे, पर होता है सोशल आइसोलेशन, और पर्पस की फीलिंग एक आइडेंटिटी क्राइसिस में बदल जाती है। तो सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इस पूरी जर्नी से मिली सीख को एक्शन में कैसे बदला जाए। सिर्फ इन बातों को जानना काफ़ी नहीं है, इन्हें अपनी लाइफ और काम में अप्लाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ एक आखिरी थॉट है, एक छोटा सा चैलेंज। इस हफ्ते कोई भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो लेना है उसे चुन लीजिए और इस पर ये 2 पावरफुल मेंटल मॉडल्स अप्लाई करिए। पहले इन्वर्जन का इस्तेमाल करके पूछिए कि फेलियर के क्या कारण हो सकते हैं, और फिर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का इस्तेमाल करके ईमानदारी से पूछिए क्या इस डिसीजन को लेने के लिए आप ही सबसे सही इंसान हैं। ये सवाल सिर्फ इस एनालिसिस को समराइज नहीं करता, बल्कि आगे बेहतर सोचने के लिए एक रास्ता भी दिखाता है।